हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर शिक्षा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स थे जिनके ऊपर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है जिसको हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर शिक्षा को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स थे जिनके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया गया। वैसे मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इस ग्राउंड पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन था। ये क्रिटिसाइज़ किन लोगों ने किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया जो फॉरेन के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। जो तब के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका भी कुछ अपना अलग व्यू था, अपने ओपिनियन थे। तो उन्हीं ग्राउंड्स को आगे रखकर ये पूरे के पूरे क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स बनाए गए जिनको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जो है वो बैग ऑफ बोरोइंग्स है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है और ए पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। ये पहला एलिगेशन था ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर जिन लोगों ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो अल्टीमेटली ये एलिगेशन किसके ऊपर आया? अल्टीमेटली एलिगेशन आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर। तो उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा आंसर दिया, उसके भी बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारा जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनका ये जवाब था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये जवाब दिया इसके लिए कि देखिए, आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उन्होंने हमारे भारतीय संविधान को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे, अगर आप इसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी नहीं है। उनका एक और भी आर्ग्यूमेंट था, उनका एक और आर्ग्यूमेंट भी ये था कि हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेफ़र किया है, हमने दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा है और उनमें से जो भी उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, जो अच्छी बातें थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी बातें लिखी हुई है, दुनिया के जितने भी देश उस टाइम पे थे और उनका जो संविधान था उसमें जो अच्छी बातें लिखी हुई है उस पर किसी का कोई पेटेंट नहीं है, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, राइट। और हमने उसे हमारे देश में लाकर एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। एक इनिशिएटिव ये है ताकि हम हमारी कंट्री को एक बेहतर, एक अच्छा, राइट, और एक प्रोग्रेसिव संविधान दे सकें, एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन दे सकें। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था, राइट। अब देखते हैं अगला क्रिटिसिज्म का ग्राउंड क्या था। अगला क्रिटिसिज्म का ग्राउंड था कि इट वॉज ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। तो जो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसकी कार्बन कॉपी थी। और ये एलिगेशन किसने लगाई थी? ये एलिगेशन लगाई थी सर इवॉर जेनिंग्स ने, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। और उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसके रिप्लाई में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि हमने सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, उसके अलावा जो पार्ट है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट से नहीं लिया है, वो हमने GOI से नहीं लिया है। अगर आप देखोगे कि तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमने US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट का एलिमेंट है वो हमने US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर मैं बात करूं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से एलिमेंट लिया है, हमने UK के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ एलिमेंट्स को हमने ऑप्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट था हमने वही पार्ट लिया है। तो इसको कार्बन कॉपी कहना GOI एक्ट की पूरी तरीके से गलत होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं तीसरे ग्राउंड की, और तीसरा ग्राउंड ये था कि दिस वाज अन इंडियन और एंटी इंडियन। तो अन इंडियन और एंटी इंडियन कब नहीं होता, राइट?
अब मैं ये आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो के हनुमंथैया थे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था। ही सेड वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव गॉट द म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड। कि हमें भारतीय संविधान चाहिए था जिसमें भारतीयता की झलक हो, जिसमें भारतीय संस्कृति दिखे, राइट, इंडियन कल्चर हो, इंडियन थॉट प्रोसेस हो, इंडियन फिलॉसफी हो, ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो बिल्कुल इसका अपोजिट कर दिया। तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया गया कि दिस वाज अन इंडियन और एंटी इंडियन, इट डजंट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा ना कि जो भारतीय संस्कृति है, राइट, भारतीय विचारधारा, इंडियन आइडियोलॉजी, इंडियन कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज़ किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कि अन इंडियन और एंटी इंडियन है। और इसके साथ एक और पॉइंट भी ऐड किया गया था, विच इज़ द फोर्थ पॉइंट। वो पॉइंट था कि हमारा जो भारत का संविधान जो बना के दिया है, दैट इज़ एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन था। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि गांधी जी ये चाहते थे कि विलेज लेवल पे जो गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए ना, वो पंचायत सिस्टम होना चाहिए। पंचायत सिस्टम, आपको याद होगा कि पंचायत सिस्टम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बात की थी कि पंचायत सिस्टम को बाद में ऐड किया गया था। तो ये जो थर्ड लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत सिस्टम एंड म्यूनसिपैलिटी सिस्टम जो था, वो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। उसके लिए बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए। लेकिन ओरिजिनली जो था ना, ओरिजिनली पंचायत सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर थी, फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर थी, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी, लेकिन पंचायत सिस्टम ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया गया। वैसे आपको पता ही है कि गांधी जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो उनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के जवाब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि गांधी जी खुद भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, राइट, उसके ही अकॉर्डिंग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो गांधी जी भी पूरी तरीके से इसके फेवर में नहीं थे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने गांधी जी की आइडियोलॉजी को इग्नोर किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से गांधी जी भी इसके फेवर में नहीं थे। एनीवेज, गांधी जी का क्या ओपिनियन था, क्या ओपिनियन नहीं था, ये थोड़ा सा अब पता लगाना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन गांधी जी की ओपिनियन उनकी बुक्स के थ्रू हम जान सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये आर्ग्यूमेंट था जो हमने डिस्कस किया। अगला जो क्रिटिसिज्म का ग्राउंड था उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म करने का ग्राउंड था, दैट वाज पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, वकीलों का स्वर्ग। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए और हमारी कम्युनिटी में आने वाले जितने भी एडवोकेट्स हैं, उनके लिए कहा गया कि उनके लिए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्वर्ग है। और आज यही एक रीज़न है कि इंडिया में कितने ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स के ऊपर ही केस लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं तो इस बात से एग्री करता हूँ कि यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, जो टीम थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली, उसमें मैक्सिमम लोग तब बैरिस्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, राइट। तो उन लोगों ने बनाया, तो अल्टीमेटली उनके प्रोफेशन का इन्फ्लुएंस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आया ही आया। और इसलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट इज़ टू लीगलिस्टिक। तो ये कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फिर अगला जो क्रिटिसिज्म का ग्राउंड है, दैट इज़ एलिफेंटाइन साइज। एलिफेंटाइन साइज के हाथी जितना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया गया और बोला गया कि इट इज़ टू बल्की एंड टू डिटेल्ड। अब इस बात को कहना तो पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 470 आर्टिकल्स। तब 395 आर्टिकल्स थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। एक तो इतना ज़्यादा डिटेल्ड, दूसरा
इतने ज़्यादा लीगल टर्म्स इसमें यूज़ किए गए, इतना कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा बल्कि। तो दिस वॉज द अदर आर्ग्यूमेंट, ये एक और आर्ग्यूमेंट था जो दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बनाया गया है उसको किन किन ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये जो पॉइंट बताया गया था कि हाथीनुमा आकार का, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हाथीनुमा आकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसके जवाब में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की टीम का ये आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया जो है वो जोग्राफिकली जो है वो इतना बड़ा देश है और हमारे देश में इतने अलग अलग कल्चर्स हैं, राइट, इतने तरह तरह के लोग रहते हैं, इतने अलग अलग तरह के सिस्टम अभी इंडिया में प्रिवेल कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए इंडिया को एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रियल में रिक्वायर्ड था, ये हमारे देश की ज़रूरत थी। हमारे देश के लिए एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंट नहीं था। और शायद उनकी बात ये सही भी थी, क्योंकि आज की डेट तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, नए नए पार्ट्स, नए नए शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो चुके हैं, क्योंकि बदलते टाइम के साथ साथ देश की ज़रूरतें भी बदलती हैं, और जैसे देश की ज़रूरतें बदलती है उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग देश के सिस्टम को, देश की व्यवस्था को बदलना पड़ता है। और कई बार व्यवस्था को बदलने के लिए हमारे संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। समझ लेना आप मेरी बात। जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस क्या था कि देश में, हमारी कंट्री में जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को क्यों बनाया गया था? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया उसका पर्पज़ ये था कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, हमारे किसानों को और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इसलिए ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि टाइम के साथ साथ संविधान भी चेंजेस डिमांड करता है, देश डिमांड करता है अलग अलग चेंजेस, सिस्टम बदलना पड़ता है क्योंकि देश की ज़रूरतें टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। अब तक आज़ादी के इतने साल बाद तक कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, आगे भी अमेंडमेंट होते रहेंगे, और हो सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज़ है वो पहले से और ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन ये हमारे देश की ज़रूरत है, ये लग्जरी नहीं है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है, राइट। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशंस होता है, पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन होता है और उसका कई बार जुडिशियल रिव्यू भी होता है। तो जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव एंड कुछ केसेस में तो कोर्ट जब उस अमेंडमेंट को अप्रूव करती है तब जाके वो अमेंडमेंट हमारे देश में इंट्रोड्यूस होता है। तो वो अमेंडमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस होता है ताकि हमारे देश को, हमारी कंट्री को एक बेटर नेशन बनाया जा सके। सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया गया था। आई रियली होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं, और इससे पहले जो हमने टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस किए थे वो भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।